जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या सारे बच्चे, आई होप आपसे बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष, स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वीडियोस रेगुलर डल रही है, जिसमें से हम 4 पार्ट वीडियो के पहले ही डाल चुके हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सेकंड पार्ट में हमने बात करी है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, थर्ड पार्ट में हमने बात करी है पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड, एंड चौथे पार्ट में हमने बात करी है ओम्स लॉ से। दोस्तों ये वीडियो का फिफ्थ पार्ट है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टॉपिक आपके ऊपर लिखा हुआ, भाई बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जो कि है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब कि भाई किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दोस्तों पिछली वीडियो का मैं हल्का सा आपको रिकैप दे देता हूँ। तो भाई पुरानी वीडियो में हल्का हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि भाई ओम्स ने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं V बराबर क्या आई आर, जिसमें से V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने पढ़ा I क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, और R होता है हमारा रेजिस्टेंस। मतलब कि भाई ओम्स लॉ से हमें पता लगा रेजिस्टेंस नाम की भी कोई ना कोई चीज़ होती है। तो रेजिस्टेंस का यहाँ से फॉर्मूला निकलता है R बराबर V अपॉन आई। आई को डिवाइड में कर देंगे तो क्या होगा, R बराबर V अपॉन आई। तो दोस्तों इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी उस वीडियो में कि जो R है वो ना तो V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने V को बढ़ाओगे तो R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर I को बढ़ाओगे तो भी R पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो दोस्तों अब मुद्दा ये आया था कि सर अगर V को बढ़ाने से R पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमें ये चीज़ बताओ कि R को फर्क कब पड़ता है, R किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दोस्तों ये वीडियो उसी के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको एग्जाम के अंदर कभी भी आपके एग्जाम पेपर में 3 वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक इस वीडियो से रिलेटेड, कभी भी आपको एग्जाम में 3 वर्ड दिखाई देंगे किसी भी क्वेश्चन में, फैक्टर्स, रेजिस्टेंस एंड डिपेंड। तो जब क्वेश्चन पेपर जब तुम खोलोगे, क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी के भी क्वेश्चन है, और कहीं पे भी आपको किसी क्वेश्चन में 3 वर्ड इकट्ठे दिख रहे हैं, फैक्टर्स, रेजिस्टेंस, डिपेंड। दोस्तों मैं जो अब आज की वीडियो में कराऊंगा आपको सारा का सारा वो टेप के आ जाना है, वही सारा दिमाग में डाल लेना है और अच्छे से वो लिख के आ जाना है। वहाँ पे आपको पूरे में से पूरा नंबर मिलेंगे। बस ध्यान रखो फैक्टर्स, रेजिस्टेंस, डिपेंड की मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों टॉपिक का नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बताऊँ पता है कि रेजिस्टेंस के फैक्टर्स के बारे में डिपेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में। सो दोस्तों इस चीज़ को पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला है वो आपको मैं लर्न कराता हूँ, वो फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद ना वहीं से कॉपी कर करके लिखेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा रिकैप दोबारा कराया था। दोस्तों मान लो यहाँ पे मैं एक नंबर मान रहा हूँ, x बराबर कितना नंबर है 10/2 मान रहा हूँ, कितना मान रहा हूँ 10/2। तो दोस्तों जब x न्यूमरेटर की वैल्यू 10 है तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही, क्या आ रही है 5 आ रही। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। अगर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, मैंने करा x से 10 को मैंने कर दिया मान लो 16 कर दिया, कितना कर दिया 16, नीचे वाले को नहीं छेड़ा, मैंने न्यूमरेटर को बढ़ा दिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, x की वैल्यू आ रही है 8। दोस्तों आप ध्यान दे सकते हैं, अगर मैंने ऊपर वाला नंबर बढ़ाया, मतलब मैंने न्यूमरेटर को अगर बढ़ाया है तो आप देख सकते हैं इसके बगल में जो नंबर है x, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब अब मैं आपको देसी भाषा में बोलूँ सिंपल, तो भाई अगर ऊपर वाला बढ़ेगा तो साथ वाला भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर वाला बढ़ेगा तो साथ वाला भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्टली। कैसे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली का मतलब होता है कि भाई अगर एक चीज़ को बढ़ाने पे दूसरी चीज़ बढ़ रही है या एक चीज़ को कम करने पे दूसरी चीज़ भी घट रही है, तो इस टाइप के कौन से रिलेशन में होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन। दोस्तों अगर मैं न्यूमरेटर को बढ़ाता हूँ तो x की वैल्यू आप भी देख रहे हो बढ़ जा रही है, 2 से कितनी हो रही है, 5 से 8 हो जा रही है। इसका मतलब ऊपर वाले नंबर कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आते हैं नीचे वाले पे। दोस्तों ध्यान देना, x बराबर 10/5 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ 5। अभी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब मैंने क्या करा, मैं न्यूमरेटर को नहीं छेड़ रहा, अब मैं न्यूमरेटर को नहीं छेड़ रहा, मैं बोल रहा हूँ मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा के देखता हूँ एक बार। तो जैसे मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता हूँ, मान लो मैंने लिखा 5 से कितना कर दिया, 10 कर दिया। जैसे मैं डिनोमिनेटर बढ़ाया तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कितनी आ रही है वैल्यू, 1। मतलब कि अगर आप नीचे वाले को बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो बगल वाला है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब कौन से रिलेशन में, इनवर्स रिलेशन में है, कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे दूसरी चीज़ कम होगी, या दूसरी चीज़ को कम करोगे तो तीसरी चीज़ क्या होगी, बढ़ेगी। सो ये दोनों किस टाइप के रिलेशन में आते हैं, इनवर्सली वाले में। तो बेसिक बात बोलूँ कि मान लो अगर आपके सामने मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, मान लो मैंने लिखा x बराबर y अपॉन z, मान लो मैंने ऐसे लिखा है, तो क्या आप इस चीज़ को देख के बोल सकते हैं कि भाई x और y कैसे रिलेशन में है, इनवर्स डायरेक्टली रिलेशन में है, कि भाई y बढ़ाओगे तो x भी बढ़ेगा, और नीचे वाला x और z कैसे रिलेशन में है, इनवर्स रिलेशन में है, कि अगर z को बढ़ाओगे तो x कम होगा एंड z को कम करोगे तो x क्या होगा, बढ़ेगा। सो ये चीज़ बस थोड़ी सी यहाँ से समझनी थी हमारे को। अब चलते हैं फटाफट उस टॉपिक के अंदर। दोस्तों उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक फॉर्मूला मैं लर्न कराता हूँ, वो मेरे साथ साथ लर्न करो। फॉर्मूला है भाई R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए।
अब आपको ना मैं थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी से पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करेंगे, इसके बाद हम इसकी चीज़ें पढ़ेंगे सारी। तो मेरे साथ ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। दोस्तों ये रो बनाना कैसे है, रो को ऐसे 9 बनाओ, हल्का सा फिर क्या कर दो, हल्का सा ऐसे मोड़ दो, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। मेरे साथ रिपीट करो भाई, क्या बोल रहा हूँ, आर बराबर बोलो साथ में एक बार, रो इंटू एल अपॉन ए। 2-3 बार कॉपी के पीछे फटाफट जाके लिख लो क्या, कि आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। आंख बंद करके एक बार मेरे साथ रिपीट करो, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। उसके बाद हमें आना है बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे। क्या लिखना है, आपको कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी पे लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक लिखो, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ये टॉपिक डाला, उसके बाद यहाँ डालना है नंबर 0.1, नंबर 0.2 एंड नंबर 0.3। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट डाल लिए। इसके बाद फटाफट जाके अपने एग्जाम शीट के साइड में लिखना है फॉर्मूला, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। ये आपकी मान लो रफ शीट है, आपने यहाँ पे लिखा आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक बार आर को जोड़ना है एल से, एक बार आर को जोड़ना है ए से। मेरे साथ रिपीट करो, क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद क्या करना है, 3 पॉइंट्स बना लेना है सर। उसके बाद आर को जोड़ना है एल से, उसके बाद आर को जोड़ना है ए से। क्या जोड़ना है, आर को जोड़ना है एल से, आर को जोड़ना है ए से। अब भाई मेरे को बताओ, आर और एल और किसको जोड़ना है, आर और 1 अपॉन ए। भाई तुम्हें आर और एल का कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है, कि ऊपर ऊपर वालों का रिलेशन होता है डायरेक्टली, अभी पढ़ा है जस्ट पीछे भाई, कि ऊपर वालों का रिलेशन होता है कैसा, डायरेक्टली रिलेशन होता है, कैसा होता है, डायरेक्टली। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या बोलेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब आपको इसी भाषा को यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है कि भैया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है लेंथ पे कंडक्टर की। कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। यही भाषा में आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिख देना है। एग्जाम के अंदर का पैटर्न बता रहा हूँ कैसे लिख के आओगे एग्जाम के अंदर, सेम चीज। ये तो या तो इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो, जैसे आपकी इच्छा हो आपके ऊपर है। ठीक है भाई। इसके बाद आर और ए, भाई आपको पता है ऊपर वाले डायरेक्टली होते हैं, नीचे वाले कैसे होते हैं, इनवर्सली होते हैं। कैसे होते हैं, इनवर्सली होते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इंग्लिश में यहाँ पे लिखोगे कि भाई जो आर होता है वो कैसे प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे वो लिखनी है वो चीज कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इसको एरिया बोल देते हैं, बाकी एक सटीक टर्म है क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कि रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है किस पे, एरिया के ऊपर, कंडक्टर के एरिया के ऊपर। 2 चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहला क्या, फॉर्मूला लिखोगे, आर को एल से जोड़ोगे, आर को ए से जोड़ोगे। ऊपर वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे वाले कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर होगी बात भाई। इसके बाद थर्ड पॉइंट तो भाई तो नॉर्मल तुम्हारे को ही पता है भाई, ये मैं तुमसे जानना चाहता हूँ भाई। मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, तुम्हें मेरे को बात बताओ। रेजिस्टेंस क्या होती है, कि रुकावट, किसकी रुकावट, करंट की फ्लो को रोकती है। अब भाई हमारे पे अलग अलग मेटल है, तो अलग अलग वायर्स है, जैसे कॉपर की वायर है, सिल्वर वायर है, अलग अलग तब की क्या है हमारे पास वायर है। अगर हम अलग अलग वायर लेके आएंगे, अलग अलग मटेरियल की लेके वायर लेके आएंगे, तो क्या रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं होनी चाहिए, कॉमन सेंस, कि अगर अलग अलग वायर लाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी। दोस्तों यही है थर्ड पॉइंट, कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल का नेचर किस टाइप का है उस पे भी वो चीज डिपेंड करती है। बात समझ आ रही है सबको। तो 3 पॉइंट हो गए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे भी क्या होती है, डिपेंड करती है। दोस्तों अब मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। पहले फटाफट इसको आप ध्यान से नोट कर लें एक बार। चलो बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों मैंने 3 पॉइंट लिखवाए आपको। पहला पॉइंट में मैंने बताया आर डायरेक्टली है एल के, सेकेंड पॉइंट में मैंने आपको बताया आर इनवर्सली है 1 अपॉन ए के, थर्ड वाला क्या था, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या था, नेचर ऑफ मटेरियल। दोस्तों एक इक्वेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक इक्वेशन आपको वहां दिखाई दे रही है, इधर दिखाई दे रही है। दोस्तों दोनों इक्वेशन में आर आर क्या हम कंबाइन कर सकते हैं इक्वेशन। तो मैंने बोला कि भाई कंबाइनिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। तो इक्वेशन जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगा, 1 के ऊपर एल क्या आ जाएगा, एल ऊपर रहेगा, ए कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, कि डायरेक्टली ऊपर वाला, इनवर्सली नीचे वाला। भाई अब मेरे को एक बात बताओ, आपने ये साइन अपने पढ़ते हुए ज्यादातर देखा ये वाला साइन प्रोपोर्शनैलिटी वाला, आप बोलोगे नहीं देखा सर। तो आपने साइन कौन सा देखा, आपने वही साइन देखा जो आपको पसंद है, क्या, डंडे वाला साइन। कौन सा, आर बराबर ये वाला साइन देखा हमने। कौन साइन देखा है, आर इक्वल्स टू। तो दोस्तों इस साइन को हटा के हम कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। एंड आपको मैं कल की वीडियो में बता चुका था, कभी भी अगर हम जिस साइन को हटाते हैं तो हमें एक लाना होता है क्या, कांस्टेंट। क्या लाना होता है, कांस्टेंट।
दोस्तों इस बार का जो कांस्टेंट आया उसको हमने नाम दिया रो। क्या नाम दिया? रो, जो कि इस तरीके से बनता है। तो कांस्टेंट आया रो और इसकी वैल्यू क्या थी? L/A। बाकी का ऐसे दोस्तों फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। R इक्वल्स टू रो इंटू L/A, जो कि हमने इसी फॉर्मूले से हमने ये सारी चीज़ें क्या हुई है, हमने डिराइव करी है। तो दोस्तों अब बात आती है भैया यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने डिराइव तो कर दिया R बराबर रो इंटू L/A, ये रो क्या चीज़ है भैया? ये चीज़ तो बता दो कि रो जो चीज़ है ये है क्या। दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं रो, क्या इसको बोलते हैं हम रो। ये क्या चीज़ होती है दोस्तों? ये ना किसी भी मतलब मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बोले तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो मैं बोल रहा हूँ जो मेरी वीडियो देख रहा है उसका दिमाग क्या क्रिएटिव है। कैसा दिमाग है उसका? क्रिएटिव। अब उसका दिमाग क्रिएटिव क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या है? क्रिएटिविटी है। क्या है उसके पास? क्रिएटिविटी। उसका दिमाग क्रिएटिव क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या है? क्रिएटिविटी। तुम ऑनेस्ट क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? ऑनेस्टी। उसी तरीके से एक होता है रेजिस्टेंस एंड एक होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। दोस्तों रो का दूसरा नाम, रो तो हम इसको पढ़ते हैं, बाकी इसको बोला क्या जाता है, ये होता क्या है? ये होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। बात समझ आ रही है सबको भाई? किसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो दोस्तों रेजिस्टेंस तभी हो पाती है क्योंकि इसके पास क्या होती है? रेजिस्टिविटी। हर मेटल की क्या होती है? कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है जिससे वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाता है। बात समझ आ रही है? ये तो था देखो एक समझने वाली डेफिनेशन, क्या कि भैया किसी भी कंडक्टर के पास क्या होती है? खुद की रेजिस्टिविटी होती है। अब रेजिस्टिविटी के कारण ही वो रेजिस्टेंस को शो कर पाता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पता लग गया कि भाई R बराबर रो इंटू L/A में रो क्या होता है? रो होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं और इसको बोलते क्या? हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। बात समझ आ रही है भाई सबको? अब देखो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जो होती है वो बताता हूँ। सो दोस्तों R बराबर फॉर्मूला ध्यान से पढ़ो, रो इंटू L/A, यही होता है। अगर दोस्तों मैं आपको बोलूँ कि भाई लेंथ मान लो कितनी है? 1 मीटर की, एंड एरिया मान लो कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का। दोस्तों क्या हो जाएगा तब? तुम देखना फॉर्मूला क्या बनेगा? R बराबर रो इंटू 1/1, यही बनेगा। एरिया भी कितना? 1 मीटर स्क्वायर। तो R बराबर कितना आएगा? रो आएगा। बात समझ आ रही है कि रो किसके बराबर? रेजिस्टेंस के बराबर आ गया। दोस्तों इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बनती है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होती, रेजिस्टिविटी इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। मतलब बोलूँ तो मैं आपको सिंपल सा कि जब एक किसी भी कंडक्टर की लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर होगी। कंडक्टर की जो भी लेंथ है वो कितनी होगी? 1 मीटर की लेंथ होगी, एंड इसका जो एरिया होगा, एरिया वो कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो इस टाइम पे ये जो मटेरियल है वो कितनी रेजिस्टेंस, जितनी भी रेजिस्टेंस शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो बात समझ आ रही है सबको? दोस्तों ये था पूरा रेजिस्टिविटी के ऊपर टॉपिक कि रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर। सो ये था। अब बढ़ते हैं, छोटा सा बस एक लास्ट टॉपिक रह रहा है हल्का सा, उसे भी समझना है दोस्तों। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये दोनों ही टेम्परेचर के साथ क्या करते हैं? वेरी करते हैं। मतलब दोनों के दोनों क्या होते हैं? टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी। मतलब बेसिक सा बोलो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सो ये इसके साथ क्या होता है? रिलेशन होता है, दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर होगी भाई बात? अब देखो दोस्तों, रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हमने क्या करा है? कंडक्टर्स और हमने क्या कर रखे है? इंसुलेटर को डिवाइड कर रखा है। ठीक है भाई? सो दोस्तों जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। अगर रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब वो करंट आसानी से क्या कर रहा है? फ्लो करवा रहा है। करंट आसानी से फ्लो किस में करता है? कंडक्टर में ही तो करता है भाई। कंडक्टर के अंदर तो क्या होता है? करंट आसानी से फ्लो करता है। इसीलिए कंडक्टर वो होती है जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। अब दोस्तों इंसुलेटर, इंसुलेटर कौन होते हैं भाई? इंसुलेटर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब भाई फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा। फ्लो अच्छे से कहाँ नहीं होता? फ्लो अच्छे से नहीं होता इंसुलेटर के अंदर। बात समझ आ रही है भाई? पूरा
पूरा टॉपिक को अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, पूरा क्लियर करते हुए कि R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, आर डिपेंड करता है लेंथ पे, आर डिपेंड करता है एरिया पे, और रो होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर। उस पर दोनों टेम्परेचर से वेरी करते हैं। एंड कंडक्टर वो होती है जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। और इंसुलेटर वो होती है जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई तो रेजिस्टेंस हाई, रेजिस्टेंस हाई तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा तो क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। सो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी वीडियो जिसके अंदर हमने बात करी फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जिसमें हम प्रोबेबली चैप्टर खत्म करने की ट्राई करेंगे। इसके बाद सिस्टम ऑफ रजिस्टर आएगा एंड इसके बाद लास्ट में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आएगा। दोस्तों तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।